हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम न्यूट्रिशन साइंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं? कल हमने एग के बारे में पढ़ा था, आज हम मीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि सभी प्रकार के मांस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो एक अच्छे प्रोटीन के लिए किया जाता है। जो मांस होता है, वो क्या होता है प्रोटीन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पशु का मांसल भाग जो होता है, वो भोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मांस के अंतर्गत क्या-क्या आता है? मांस के अंतर्गत मांसपेशियाँ हो गई, वसा हो गया और अस्थियों को सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि मांस क्या होते हैं, मतलब किस प्रकार के मांस होते हैं, इसमें कौन-कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, किन-किन का मांस जो है वो भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहले। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि मांस प्रोटीन का उत्तम साधन होता है। प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है? तो प्रोटीन का उत्तम साधन जो होता है वो मांस होता है। अब हमारे देश में बकरा और मुर्गे के मांस का अधिक सेवन किया जाता है। जो हमारा देश है मतलब कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा किसका सेवन किया जाता है? तो बकरे और मुर्गे के मांस का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। महँगा होने के कारण ये जो है गरीबों से दूर रहता है, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, वो ये मांस जो होता है इतना महँगा होता है कि गरीब लोग इसको ले ही नहीं पाते हैं। लीवर में आयरन तथा कॉपर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो ये मांस होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनका जो लीवर होता है और लीवर होता है, इसमें आयरन और कॉपर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या? पहला तो ये कि जो मांस होता है, मांस जो होता है वो प्रोटीन की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारे देश में मतलब भारत देश में बकरे और मुर्गे के मांस का अधिक प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लीवर में क्या अच्छी मात्रा में पाया जाता है? तो लीवर में आयरन और कॉपर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं मांस की संरचना। तो मांस की सतह को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। मांस की सतह को हम क्या बोलते हैं? तो मांस की सतह को हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। और यह जो सार्कोलेमा होता है, ये 3 परतों से बना होता है। एक हो जाता है बाहरी परत, एक हो जाता है मध्य परत और एक हो जाता है आंतरिक परत। तो जो इसकी बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं कोलेजन फाइब्रिल। क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइब्रिल बोलते हैं। और जो इसकी मध्य परत होती है, मध्य परत को हम बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्स बोलते हैं। तो और जो इसकी आंतरिक परत होती है, वो क्या होती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मांस की सतह होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो सार्कोलेमा बोलते हैं। अब चाहे ये पूछ लिया जाए सार्कोलेमा क्या होता है या फिर पूछ लिया जाए कि मांस की सतह को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। आगे इसको क्या ध्यान रखना है इसमें? आगे आपको ये ध्यान रखना है कि जो मांस की मतलब जो सार्कोलेमा होती है उसकी कितनी परतें होती हैं? तो वो 3 परतें होती हैं। एक तो हो जाता है बाहरी, मध्य या अंत, मतलब बाहरी, मध्य और आंतरिक। तो आपको ध्यान रखना है कि बाह्य परत को क्या बोलते हैं, आंतरिक परत को क्या बोलते हैं और मध्य परत को क्या बोलते हैं। तो जो आपका बाह्य परत है उसको कोलेजन फाइब्रिल बोलते हैं, मध्य परत को एमॉर्फ्स बोलते हैं और आंतरिक परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट क्या है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन चारों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका, यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से मांसपेशियों का निरीक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि वह तंतु का समूह है। मतलब अगर मांसपेशियों को सूक्ष्मदर्शी से हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि वह तंतुओं का समूह होता है तथा यह तंतु समूह ऊतक संयोजी झिल्ली से जुड़े होते हैं।
जो ये समूह होते हैं, ये समूह ऊतक किससे जुड़े होते हैं? संयोजक झिल्ली से जुड़े होते हैं। मांसपेशियों में कई नलिकाएं होती हैं, जिसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे मांसपेशीय रस या फिर हम क्या बोलते हैं? मसल जूस बोलते हैं। इस जूस में अब आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, इस जूस में क्या-क्या पाया जाता है? तो जो ये मसल जूस होता है, इस जूस में प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया और विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और क्या आपको ध्यान रखना है, इन नलिकाओं में मायोसिन, ग्लोबुलिन और मायोजिन, एक तरह का एल्बुमिन है नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में कई नलिकाएं पाई जाती हैं और इन नलिकाओं में कौन सा प्रोटीन, एक तो आपका हो जाता है मायोसिन और दूसरा हो जाता है आपका मायोजिन। ये दोनों प्रकार के जो होते हैं, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। ये आपको इसमें जो मायोसिन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ग्लोबुलिन होता है और जो मायोजिन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? एल्बुमिन होता है और आपको पता है एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है। आगे देख लेते हैं हम, ये जो संयोजी ऊतक हैं, संयोजी ऊतकों को 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जो संयोजी ऊतक हैं, इन ऊतकों में 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। सफेद ऊतकों में कोलेगन तत्व होता है, जो कि आर्द्रतापूर्ण उष्णता से देर तक पकाने पर जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। आप क्या यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सफेद ऊतकों में क्या होता है? तो वो कोलेगन तत्व होता है और ये कोलेगन क्या करता है? जो कि आर्द्रतापूर्ण उष्णता से देर तक पकाने पर किस में परिवर्तित होता है? जिलेटिन में परिवर्तित होता है। मतलब कोलेगन किसमें परिवर्तित होता है? तो जिलेटिन में परिवर्तित होता है। हमने 2 प्रोटीन की बात की थी। पहला तो हमने देख लिया कोलेगन और दूसरा हमारा क्या आ जाता है? दूसरा जो प्रोटीन है वो है हमारा एलेस्टिन। तो एलेस्टिन क्या होता है? एलेस्टिन पीले ऊतकों में उपस्थित होता है तथा उष्णता का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आपको यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या? पहला ये कि संयोजी ऊतकों में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन-कौन से? एक कोलेगन हो गया और दूसरा एलेस्टिन हो गया। और जो कोलेगन होता है वो आपका जिलेटिन में परिवर्तित होता है और जो एलेस्टिन है इसका जो है ये पीले ऊतकों में उपस्थित होता है। आपको यहाँ से कई पॉइंट मिल रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट नहीं। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पहला ये कि सफ़ेद ऊतकों में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? दूसरा ये कि पीले ऊतकों में कौन-सा प्रोटीन उपस्थित होता है? या एलेस्टिन किन ऊतकों में पाया जाता है? किस प्रकार के ऊतक में पाया जाता है? या फिर कोलेगन किस प्रकार के ऊतक में पाया जाता है? या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलेगन किसमें परिवर्तित होता है? या फिर आपको ये याद रखना है कि जिलेटिन का परिवर्तन जो होता है वो किसका होता है? किस चीज़ से बदल कर जो है जिलेटिन बनता है? तो कोलेगन से जो है परिवर्तित होकर जिलेटिन बनता है और ये जो है सफ़ेद ऊतकों में पाया जाता है और जो पीले ऊतकों में पाया जाता है वो एलेस्टिन होता है और इसका जो है उष्णता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अब आगे हम क्या देख लेते हैं? आगे हम देख लेते हैं मांस के प्रकार, कि मांस कितने प्रकार के होते हैं। तो मांस कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख मांस में हम क्या देख सकते हैं? प्रमुख मांस में हम ये देख सकते हैं जैसे गौ का मांस। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि गौ के मांस को और क्या बोलते हैं? तो गौ के मांस को हम बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। अब गौ का मांस तो सबको ध्यान रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से बीफ क्या है? तो क्या वो भेड़-बकरी का मांस है, गौ का मांस है, सूअर का मांस है या किसी पशु-पक्षी का नाम दे दिया गया इसका मांस है? तो जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँगे। ठीक? अब आपको आगे क्या देखना है कि भेड़-बकरी का मांस,
उसको क्या बोलते हैं? उसको हम मटन बोलते हैं। और जो सूअर का मांस होता है उसको हम बोलते हैं पोर्क। तो पोर्क आपको क्या हो जाता है? पोर्क हो जाता है सूअर का मांस, बीफ हो जाता है गाय का मांस और जो मटन होता है वो भेड़-बकरी का मांस होता है। तो यहाँ से जो आपको ये जो ये दिए गए हैं आपके, जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, पोर्क हो गया, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पोर्क तो आपसे पूछा भी गया है। और क्या हो जाते हैं, किस प्रकार का मांस होता है? तो कुक्कट हो गया और अन्य पालतू पक्षियों का मांस हो गया। तो ये सारे मांस होते हैं। आगे भी मांस के प्रकार होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? तो एक तो हो जाता है शिकार किया हुआ मांस, जंगल में शिकार करके लाए गए पशुओं का मांस जो होता है, वो क्या होता है? वो शिकार किया हुआ मांस हो जाता है। फिर अगला क्या आ जाता है? वो मछली का मांस हो जाता है। तो मांस आपने देखा कई प्रकार के होते हैं, क्या? एक तो आपने देखा जो प्रमुख रूप के मांस होते हैं, जो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें आ जाता है आपका बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, पोर्क आ जाता है। और और क्या होता है, इन जो पशुओं होते हैं, इनका कौन-सा भाग जो है लिया जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये मांसल भाग वाले होते हैं, ठीक? तो बीफ आपको ध्यान रखना है बीफ के बारे में, मटन के बारे में और पोर्क के बारे में। और फिर क्या आ जाता है आपका कुक्कट हो गया या अन्य कोई पालतू पक्षियाँ हो गईं, इन सब का मांस जो है वो प्रयोग किया जाता है। शिकार किया हुआ मांस कौन-सा होता है? तो जंगल में शिकार करके लाए गए जो पशुओं का मांस होता है, वो शिकार किया हुआ मांस होता है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि मांस कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको एक नोट दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया है कि लैम्ब लैम्ब क्या होता है? भेड़ या बकरी के 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे से प्राप्त मांस लैम्ब कहलाता है। क्या लैम्ब क्या कहलाता है? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्क क्या होता है? तो आप बताएँगे पोर्क जो है सूअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि लैम्ब क्या है? तो लैम्ब जो है वो भेड़ या बकरी के 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे से प्राप्त होने वाला जो मांस होता है, उसको हम लैम्ब बोलते हैं। अगला अगला पॉइंट भी आपका दिया गया है कि सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पूछा भी गया है। 1 वर्ष से कम आयु के मांस सर्वोत्तम होते हैं, इसमें वसा अधिक पाया जाता है। तो जो 1 वर्ष से कम आयु के जानवर होते हैं, सूअर है जैसे, तो उसका जो है मांस सर्वोत्तम किस्म का होता है। इसमें जो है वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब आपको और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सूअर के मांस को खाने से ट्राइकीनोसिस नामक रोग होने की संभावना होती है। जो लोग सूअर का मांस खाते हैं, तो उनको कौन-सी रोग होने की संभावना होती है? तो उनको ट्राइकीनोसिस नामक रोग होने की संभावना होती है। यहाँ से आपको कई पॉइंट ध्यान रखने हैं। पोर्क से आपको कई पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली बात तो पोर्क से आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो है सूअर का मांस होता है। दूसरा ये कि जो 1 साल के होते हैं, मतलब कम उम्र के जो भेड़-बकरी होते हैं, मतलब जो सूअर होते हैं, भेड़-बकरी तो हमने पहले देख लिया। जो 1 वर्ष से कम के सूअर होते हैं, उनका जो मांस होता है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है और उसमें वसा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। और ट्राइकीनोसिस नामक रोग किसके खाने से होता है? तो वो सूअर के मांस को खाने से होता है। आगे क्या है? आगे अब हम देख लेते हैं मांस का पौष्टिक मूल्य क्या होता है। जैसे हमने कल अंडे के बारे में पढ़ा था कि अंडे का पौष्टिक मूल्य क्या होता है, वैसे ही आज हमें पढ़ना है कि मांस का पौष्टिक मूल्य क्या होता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो मांस में, मतलब मीट में प्रोटीन की मात्रा 15 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। जो मांस होता है, इसमें 15 से 20% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। सूअर के मांस में सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है और गाय के मांस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है कि सूअर के मांस में सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है और गाय के मांस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब मांस में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि मांस में कौन-कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है एक्टिन, यूम, मायोसिन।
ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो जो एक्टिन और मायोसिन होता है, यह मांसपेशीय रस यानी कि जो मसल जूस होता है, उसमें उपस्थित होता है और पकाने पर यह थक्के के रूप में भी जम जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि जो एक्टिन और मायोसिन है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मांसपेशीय रस में पाया जाता है। अगला है आपका कोलेजन एवं एलास्टिन। तो कोलेजन और एलास्टिन क्या है? तो ये जो है यह दोनों ही प्रोटीन संयोजी ऊतकों से बने होते हैं। कोलेजन सफेद रंग के संयोजी ऊतक में और एलास्टिन पीले रंग के संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। इसके बारे में आपने पहले ही चर्चा कर लिया है क्या कि जो कोलेजन सफेद रंग के संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं और जो ये जो आपके एलास्टिन होते हैं ये पीले रंग के संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। मांस को जब पकाया जाता है तब ये प्रोटीन जिलेटिन के समान हो जाते हैं। किसके समान होते हैं? जिलेटिन के समान होते हैं, लेकिन कब? जब इनको पकाया जाता है। इनमें जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए इनका जैविक मूल्य जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी आपको यहाँ से ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या हमने पहले भी चर्चा किया है कि जो कोलेजन होता है वो सफेद रंग के संयोजी ऊतक में होता है और जो एलास्टिन होता है वो पीले रंग के संयोजी ऊतक में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं हम। ये तो थी हमारे प्रोटीन की बात। अब हम देख लेते हैं जो मांस में वसा पाया जाता है वो क्या होता है। तो मांस में जो वसा होता है वो कितना होता है? तो वो 4 से 50, ये पता नहीं 40 से 50 है या 4 से 50 है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसको मैं बाद में फिर कंफर्म करके बताऊंगी आपको। बाकी यहाँ पे जो आपके बुक में दिया गया था वो यही दिया गया था। तो कितना होता है इसमें? वसा की मात्रा जो होती है वो 40% होती है, 40% तक की होती है। और मांस की वसा में संतृप्त वसीय अम्ल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो जो मांस होता है, मांस में वसा में संतृप्त वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? वो अधिक होती है। तो मात्र ये जो मतलब जो जानवरों के मांस में जो वसा पाई जाती है, ये जानवरों की प्रजाति पर भी निर्भर करता है। जैसे उनकी आयु क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी प्रजाति क्या है और उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। अगर अधिक वसा युक्त मांस होगा तो वो देरी से पचता है और सूअर के मांस में और जल में जो पक्षी रहते हैं, इनके मांस में वसा की मात्रा अधिक होती है। ठीक? ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी और क्या ध्यान रखना है कि जो मांस के वसा में संतृप्त वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि मांस के वसा में संतृप्त वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है या कम पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कार्बोज। कार्बोज क्या होता है? मतलब कार्बोज क्या है ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। कार्बोज कितना पाया जाता है? तो मांस में ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज के रूप में कार्बोज अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि यकृत में भरपूर रहता है। इसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो मांस में क्या होता है? ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज के रूप में कार्बोज बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि अंडे में कार्बोज की मात्रा कितनी होती है? क्या अधिक होती है या अल्प होती है? बस ये दोनों में से आपको एक बताना है। तुक्का मत मारिएगा, अगर आपने कल की क्लास ली होगी तभी कमेंट कीजिएगा कि अंडे में कार्बोज की मात्रा कितनी होती है, मतलब अधिक होती है या कम होती है। आगे क्या है कि जल की मात्रा कितनी होती है? तो जो मांस होता है, मांस में 66 से 70 मतलब 66 से 75% क्या पाया जाता है? जल का भाग पाया जाता है। और आपने कार्बोज देख ही लिया कि जो है इसमें यकृत में भरपूर होता है। ये जो आपका मांस में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के रूप में कार्बोज अल्प मात्रा में होता है, लेकिन यकृत में क्या होता है? यकृत में भरपूर होता है। और क्या-क्या इसमें उपस्थित होता है? और इसमें लोहा हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये सभी क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब आगे आ जाता है आपका विटामिन।
कि जो है मांस में विटामिन कौन-कौन सी पाई जाती हैं। तो जो मांस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी समूह जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में होता है और इसमें जो विटामिन सी होता है इसका सख्त अभाव पाया जाता है, मतलब कि इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो जानवरों के आहार पर निर्भर करती है। जो हरा चारा खाते हैं जानवर, जैसे जो जानवर हरा चारा खा रहे हैं, उनमें विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। मांस में विटामिन डी जो है अल्प मात्रा में पाया जाता है और सूअर के मांस को छोड़कर शेष सभी पशुओं के मांस में थायमीन की अपेक्षा जो राइबोफ्लेविन होता है उसकी मात्रा जो है वो अधिक होती है। ये तो आपने पहले देख लिया कि विटामिन बी समूह की पर्याप्त मतलब जो पर्याप्त इसकी प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सूअर को छोड़ दीजिए, तो सूअर को छोड़कर अन्य पशुओं में जो थायमीन की अपेक्षा राइबोफ्लेविन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक? और आपने पहले ही देख लिया कि इसमें जो विटामिन सी है उसका सख्त अभाव पाया जाता है। अब आगे हम कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो मांस में प्रोटियोसिस एंजाइम उपस्थित होता है। मांस में कौन-सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो प्रोटियोसिस एंजाइम उपस्थित होता है। यह क्या करता है? तो यह प्रोटीन पर क्रिया करके उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है। तो एंजाइम का कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मांस में कौन-सा एंजाइम उपस्थित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है कि प्रोटियोसिस नामक एंजाइम उपस्थित होता है। दूसरा आपका ये आ जाता है कि यह प्रोटीन पर क्रिया करके उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है। या तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि प्रोटीन पर जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करने की क्रिया कौन करता है, कौन-सा एंजाइम? तो वो आपका हो जाएगा प्रोटियोसिस एंजाइम। अगला आ जाता है आपका रंग वर्णक। रंग वर्णक क्या है? कल भी हमने रंग वर्णक के पिगमेंट के बारे में हमने कल भी पिगमेंट के बारे में चर्चा किया था। तो जो रंग वर्णक हैं, ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन नामक दो वर्णक उपस्थित होते हैं। मांसल भाग में क्या होता है? मांसल भाग में 2 प्रकार के जो आपके वर्णक होते हैं पाए जाते हैं। एक तो हो जाता है मायोग्लोबिन और दूसरा हो जाता है हीमोग्लोबिन। तो जो मांस को लाल या गुलाबी रंग प्रदान करता है, कौन-सा? ये जो आपके वर्णक पाए जाते हैं, ये मांस को लाल या गुलाबी रंग प्रदान करते हैं और मांसपियों में ऑक्सीकरण की क्रिया को भी संपादित करते हैं। तो ये जो रंग वर्णक हैं, इनका कार्य क्या है? आपको इनके छोटे-छोटे पॉइंटों को भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप चाहे यहाँ से पूछ लिया जाए कि मांस में कौन से वर्णक पाए जाते हैं या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो वर्णक पाए जाते हैं मांस में, उनका कार्य क्या होता है? या पूछा जा सकता है कि मांस को लाल या गुलाबी रंग प्रदान करने वाले कौन से वर्णक होते हैं? तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप थ्योरी कर रहे हैं तो कम से कम आपने देखा होगा इसमें से बीसों क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं अगर आप नोट बना रहे हैं तो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ से खुद भी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं पक्षियों के मांस। पक्षियों का मांस क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पंछियों का भी मांस जो है वो खाया जाता है। अब वो कौन-कौन से पक्षी हैं जिनका मांस खाया जाता है, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। आपसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनता था उसको मैंने डिटेल में करवा दिया है। अब यहाँ से बस हम थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं। तो कौन-कौन से आपको पता है, हमने पहले ही बताया कि पक्षियों का मांस भी खाया जाता है। जैसे कौन-कौन से? जैसे तीतर हो गया, कबूतर, मुर्गी, बतख, चूजा, जल मुर्गी, ग्यूनिया, फाउल और टर्की, काफ़ी सारी पक्षियाँ होती हैं जिनका मांस खाया जाता है। इनके मांस भी पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। पक्षियों के मांस में अधिकता मुर्गी और चूजे के मांस का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा कि जैसे बहुत लोग को
इन सारे चीज़ों का मतलब जो भी पक्षी हैं सबका तो नहीं पता होगा, लेकिन मुर्गे के बारे में आपने मुर्गी, चूजे इन सब के बारे में आपने काफ़ी सुना है कि मुर्गे का मांस खाया जाता है, मुर्गी का मांस खाया जाता है, चूजे का मांस खाया जाता है। तो उसी प्रकार से कई पक्षी होते हैं जिनका मांस जो है वो खाया जाता है और इनके मांस में भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो पंछियों के मांस में अधिकांशतः किसका? मुर्गी और चूजे का मांस खाया जाता है। वर्तमान में मुर्गी पालन पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, आपको पता है। इससे क्या होगा? इससे घरेलू और औद्योगिक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा रहा है। छोटे-छोटे जो व्यवसाय किए जा रहे हैं, इन्हीं से किए जा रहे हैं। ठीक? आगे अब देख लेते हैं जो मुर्गी का, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग मुर्गी का मांस ही प्रयोग में लाते हैं। तो आपको क्या देखना है कि मुर्गी के मांस का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। क्या मुर्गी एक ही किस्म की होती है? मुर्गी या मुर्गा जो भी होता है, क्या एक ही किस्म का होता है? उसमें भी कई किस्में होती हैं। तो जो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं मुर्गी के जो मांस हैं, इन्हीं के वर्गीकरण से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनका वर्गीकरण थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम ही है, आपको जो ध्यान रखना है। सबसे पहले आ जाता है रूस्टर। रूस्टर क्या होता है? जो पहली बात तो आप देख रहे हैं मुर्गी के मांस का वर्गीकरण। तो मुर्गी की आयु और लिंग के आधार पर इनको कई भागों में बाँटा गया है। चाहे वो उनकी आयु ले लीजिए, चाहे उनका लिंग ले लीजिए। तो इनके आधार पर इनको कई भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले तो आ जाता है रूस्टर। अब ये रूस्टर क्या होता है? जिसे हम यह 3 से 5 माह के नर एवं मादा मुर्गी होते हैं। ये जो रूस्टर होते हैं, यह 3 से 5 माह के नर और मादा पक्षी होते हैं या मुर्गी होते हैं। इनका मांस जो होता है नरम होता है, कोमल होता है और मुलायम होता है और इनकी जो वक्ष स्थल की अस्थियाँ होती हैं वो बहुत ही लचीली और जो है क्या होती हैं, नमनीय होती हैं। तो रूस्टर क्या होते हैं? रूस्टर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूस्टर होते हैं ये 3 से 5 माह के नर और मादा मुर्गी होते हैं। इनका मांस भी क्या होता है? नरम होता है, कोमल होता है और मुलायम भी होता है। अगला आ जाता है आपके पास ब्रॉयल। ब्रॉयल क्या होता है? इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको इनका जो समय है मतलब कि जो इनकी आयु है और इनके लिंग को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रॉयल क्या है? यह 8 से 10 सप्ताह की मादा मुर्गी होती है। क्या होती है? 8 से 10 सप्ताह की मादा मुर्गी होती है। इनका भी क्या होता है? इनका मांस जो होता है वो नरम, कोमल और मुलायम होता है। जो ये ब्रॉयल होते हैं इनके भी जो मांस होते हैं नरम होते हैं, कोमल होते हैं और मुलायम होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? ये सुपाच्य भी होते हैं। इसका उपयोग वैसे व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है जिनकी जो पाचन शक्ति होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, निर्बल होती है। तो जब ये उनको दिया जाएगा तो वो आसानी से पच जाएगा इनके अंदर। तो क्यों? क्योंकि यह बहुत ही सुपाच्य होता है। आगे देख लेते हैं हम स्टैग। स्टैग क्या होता है? किसे बोलते हैं स्टैग? तो यह 10 माह से कम आयु का मुर्गा होता है। मुर्गा होता है मतलब कि यह क्या हो जाता है? यह नर पक्षी है। इसका मांस कठोर, सख्त और कड़ा होता है। इसमें जो है वसा की अधिकता होती है। क्या होती है? ये स्टैग क्या होते हैं? तो जो स्टैग होते हैं वो 10 माह से कम आयु के मुर्गा होते हैं। मुर्गा है मतलब नर पक्षी है और इनका मांस कैसा होता है? तो इनका मांस काफ़ी कठोर होता है, सख्त होता है और कड़ा होता है। इनमें क्या होती है? वसा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। अगला आ जाता है आपका कॉक। कॉक क्या होता है? तो यह 10 माह से बड़ी आयु का परिपक्व मुर्गा होता है। ये जो कॉक होता है, यह 10 माह से बड़ी आयु का परिपक्व मुर्गा होता है। इसकी त्वचा जो होती है वो खुरदुरी, कठोर और गाढ़े रंग की होती है। ठीक? अब कॉक के बारे में आप सबको पता होगा, मुर्गा तो आप सभी ने देखा होगा। आगे आ जाता है फाउल। फाउल क्या होता है? तो यह 10 माह से बड़ी परिपक्व मुर्गी होती है।
कॉक जो होता है वो मुर्गा होता है और जो ये फाउल होती है यह 10 माह से बड़ी जो है परिपक्व मुर्गी होती है। मुर्गी का मतलब क्या हो गया कि ये मादा पक्षी होती है। इसका मांस क्या होता है? इसका मांस कठोर होता है, इसमें लचीलापन कम पाया जाता है। तो ये क्या थे? ये हम देखिए क्या मांस के मतलब मुर्गी के मांस का वर्गीकरण हमने देख लिया। तो यहाँ से आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? यहाँ से आपको रूस्टर ध्यान रखना है, ब्रॉयल ध्यान रखना है, स्टैग ध्यान रखना है, कॉक ध्यान रखना है और फाउल को ध्यान रखना है। इनके स्टेज को आपको ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है कि ये नर हैं या मादा हैं। जो स्टैग है वो क्या है, जो ब्रॉयल है वो क्या है, रूस्टर क्या है, कॉक क्या है, फाउल क्या है। तो इन सभी के लिंग को आपको ध्यान रखना है और इनके उम्र को ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों के रूपों में मतलब इन्हीं दोनों के बेस पर इनको वर्गीकृत किया गया है। और क्या होता है मुर्गी के मांस को पकाया जाता है। इसको पकाने की कौन-कौन सी विधियाँ हो सकती हैं? जैसे उबाल सकते हैं इनको, तल सकते हैं इनको, भून सकते हैं इनको, तंदूर जो होता है उसमें पका सकते हैं इनको, हल्की आँच पर पका सकते हैं। तो ये सब पकाने की विधियाँ होती हैं। इसमें आपसे पकाने की विधियाँ नहीं पूछी जाएँगी। बस आपको मुर्गी के मांस का जो वर्गीकरण है उसको ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपको प्रोटीन वगैरह बताए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस यही इतना है। हमारा मीट का चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। हम जहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हमने उसको पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग चैनल को लाइक भी नहीं करते हैं, मतलब आप वीडियो को तो लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं। मतलब 10 लोग अगर देखते हैं तो उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए क्योंकि लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में आपका पैसा नहीं जाता है। बस आपका 4 से 6 सेकंड जाता है। तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।